हेलो स्टूडेंट, वी वार्म वेलकम इन प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। एंड स्टूडेंट, आज हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का लास्ट टॉपिक है, या कह सकते हैं लास्ट लेक्चर है। इससे पहले जो लेक्चर्स है वो लाइव में जा चुके हैं, लेकिन अभी आपके स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, या बाद में कभी आप देखोगे। तो इस टाइम प्रेजेंट सिनेरियो ये है बच्चों की, के साथ साथ जो है स्कूल की क्लासेस भी लग रही है, और कई बच्चों को दिक्कत आती है लाइव देखने में, क्योंकि टाइम मैच नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ये लेक्चर जो है मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये आज का जो टॉपिक है, ये पूरा चैप्टर हमारा फिनिशिंग के दौर पे तो जा ही रहा है। साथ साथ आप अपने जो नोट्स है वो भी बना ही रहे होंगे। नोट्स बनाने के साथ साथ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है कि आपको जो आपने नोट्स बनाए हैं वो आपको समझ भी आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, और आज का चैप्टर फिनिश करने के साथ कल हम एक नए चैप्टर के साथ फिर वापस मिलेंगे। और अब यहाँ पर ये है रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो आप अपने सुविधा के हिसाब से कभी भी इसको देख सकते हो, जब भी आपके पास डाटा मौजूद हो, आपके मोबाइल में या आपके स्क्रीन पे, या मतलब लैपटॉप पे, या फिर आप के पास जब पूरा स्कूल का टाइम, आप स्कूल की क्लासेस आप फिनिश करके बढ़ रहे हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इवोपोरेशन कॉजेस कूलिंग इफेक्ट। अभी तक हमने पीछे वाला जो लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि इवोपोरेशन क्या होता है एंड फैक्टर इफेक्टिंग इवोपोरेशन। ठीक है, उसमें हमारा एक टॉपिक बच गया था इवोपोरेशन से लेकर, तो इसको अपन कंप्लीट कर लेते हैं। तो इवोपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो जब भी हम एंडोथर्मिक की बात करते हैं तो इसी के साथ एक एक्सोथर्मिक भी आता है। ये आपको क्लास 10th में आपको बहुत ही बार फर्स्ट चैप्टर में ही आ जाएगा। तो अभी तो फिलहाल एंडोथर्मिक और के बारे में ऊपर से समझ लेते हैं कि जैसे एक्सोथर्मिक होता है जो हीट या एनर्जी रिलीज करते हैं, एंडोथर्मिक यानी जो हीट और एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। एंडो यानी लेना, एक्सो यानी देना। ठीक है, ये समझ लो। तो इवोपोरेशन एक ऐसी प्रोसेस है, कैसी प्रोसेस है, एंडोथर्मिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिक्विड है, सीधी सी बात है, इवोपोरेशन जो है मुख्यतः लिक्विड में होता है। तो सो अ लिक्विड एब्जॉर्ब हीट ड्यूरिंग एवोपोरेशन। तो एवोपोरेशन होने के लिए क्या होना होता है कि लिक्विड जो है वो हीट एब्जॉर्ब करता है, और उसके बाद वो धीरे धीरे जो है वो इवोपोरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और जो यहाँ पर एक चीज़ मैं इसीलिए थोड़ा मैंने चैप्टर लेट स्टार्ट किया, या कह सकते हैं मैंने बताया कि पहले क्या क्या हो गया है, क्योंकि पहले क्या क्या हुआ है अगर आपने इवोपोरेशन और फैक्टर नहीं पढ़े हैं अच्छे से, तो ये आपको ऐसा लगेगा कि मैम ने ना ऊपर ऊपर से समझा दिया है। तो वहाँ पर मैंने पूरा डिटेल बताया है कि इवोपोरेशन क्या होता है, कब इवोपोरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लगेगा आपको कि बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें जा रही है, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें नहीं जा रही है, पहले बहुत डिटेल में जा चुकी है। और अब अगर मैं वापस डिटेल में ले जाऊँगी तो जिन्होंने पहले लेक्चर देखे हुए उनको लगेगा कि मैम ने ना बहुत लेंदी दोबारा दोबारा वही चीज़ वापस रिपीट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आपको और समझनी है कि जो हीट लिक्विड के द्वारा लिया जा रहा है वो हीट कहाँ पर मौजूद होता है, उसी के सराउंडिंग से लेते हैं। यानी जो लिक्विड है वो अपने ही सराउंडिंग से हीट या तो रिलीज करते हैं, या वही सराउंडिंग या आसपास की चीज़ें ही उनको हीट जो है वो प्रोवाइड करवाती है। When the evaporating liquids takes the required heat from other parts of a liquid, the rest of the liquid cools down। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब या लिक्विड में इवोपरेशन होता है तो उस दौरान क्या होता है कि जितनी हीट की ज़रूरत होती है वो लिक्विड के एक हिस्से में पहुँचते जाती है, और वो हिस्सा जो है वो गर्म होते जाता है। हीट यानी हीटिंग प्रोसेस उसमें शुरू होता जाता है, और धीरे धीरे वो इवोपरेशन की तरफ जाता है, और दूसरा हिस्सा जो है धीरे धीरे द रेस्ट ऑफ लिक्विड कूल्स डाउन, और जो धीरे धीरे दूसरा हिस्सा है जहाँ पर हीट नहीं है वो कूल डाउन यानी ठंडा होता रहता है। तो ये प्रोसेस जो है वो तब तक चलती रहती है जब तक कि पूरा का पूरा प्रोसेस जो है हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता है। किसमें पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता है? लिक्विड में जब तक पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं होता है।
इफ़ द लिक्विड टेक्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, कि अगर हीट जो है या लिक्विड जो है हीट अपने सराउंडिंग से लेगा तो क्या होगा, इट कॉजेज कूलिंग इन द सराउंडिंग। तो जो हीटिंग इफेक्ट वो भी सराउंडिंग में हो रहा है, तो जो उसका कूलिंग इफेक्ट होगा तो उसका भी असर जो है उसके सराउंडिंग में पड़ेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इवोपोरेशन जनरली क्या है, एक कूलिंग इफेक्ट है जो कि धीरे 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 प्रोसेस होता जाता है। वो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट में लिक्विड है और किस अमाउंट में या कितने टेम्परेचर पर वो कूलिंग इफेक्ट दे रहा है या इवोपोरेशन होना स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर हम डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर आप एक गिलास में एक ठंडा पानी लो, यानी ऐसा पानी जो फ्रिज से आपने निकाला हो, और उसमें और ज़्यादा उसको ठंडा करने के लिए 4-5 आइस के क्यूब डाल दो और उसको टेबल पर रख दो। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि उसके बाहर जो है, वाटर के बाहर, या ऐसा बॉटल के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें देखोगे आप कि वाटर, ये कांच का है इसलिए इसको क्लियरली विजिबल है। वो बॉटल में अगर आप घर पे देखोगे तो आप देख सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि थोड़े टाइम बाद ये जो इसका आउटर सरफेस है, इसमें पानी के जो ड्रॉपलेट है वो इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है या ऐसा होने के क्या कारण है, ठीक है, इसका भी कोई रीज़न होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो वाटर वेपर है ये कहाँ से आया इसमें, इसी इसी के आसपास जो एयर है इसी से ही मौजूद, कह सकते हैं कि जब वो एयर, यानी वो नॉर्मल टेम्परेचर पे थी लेकिन इसका जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल से बिल्कुल अलग था, ठीक है। तो जब वो एयर इसके कांटेक्ट में आई तो वो कंडेंस्ड हुई, ठीक है। और कंडेंस का भी मैंने पीछे डेफिनेशन बताया गया है। तो जिसके बाद वो एयर जो है कंडेंस होने के बाद स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट होगी, और जो कि आपको वही ड्रॉपलेट इस वाटर के या इस ग्लास के सरफेस में देखने को मिलता है। दूसरा हम देख सकते हैं डेली लाइफ का कि कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं हम समर में पहनना शुरू करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम कॉटन क्लोथ्स ही पहनते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो कॉटन क्लोथ भारत के हर हिस्से में या वर्ल्ड के हर हिस्से में पहनते हैं वो होता है खासकर समर सीज़न। समर सीज़न में हम देखते हैं कि हमें पसीना, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। और ये जो कॉटन होता है इनमें ज़बरदस्त क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है पसीने को सोखने की, ठीक है। बाकी अगर हम क्लोथ पहनते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक बार पसीना आया तो वो कपड़ा जो है वो गीला गीला दिखना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके साथ प्रोसेस ऐसे नहीं है। ये क्या होता है कि पसीना सोख लेता है और धीरे धीरे उस स्वेट को इवोपरेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। वही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के कारण, लेटेंट हीट इसको हमारी बॉडी से ही मिलती है, तो जिसके कारण क्या होता है वो इवोपरेट भी होता रहता है और हमारी बॉडी को जो है वो कूलिंग इफेक्ट भी देता है। तो इसीलिए जब हम समर में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है। दूसरा, आमतौर पर देखते हैं कि गर्मियों के टाइम में कई सारे लोग जो है, बहुत सारे लोग हैं, अपने रूफ या अपनी छत या सामने जो ग्राउंड होता है उसको पानी का छिड़काव करते हैं उसमें, ठीक है। तो ये आप आमतौर पर देखना, अगर एक तवा जो है जिस पे रोटी पकाते हैं हम, अगर नीचे से उसको फ्लेम में रखा जाए और ऊपर उसमें कुछ नहीं डाले तो धीरे धीरे क्या होता है, या रोटी बनाने के बाद वो इतना गर्म हो जाता है कि अगर आप उसमें वाटर का छिड़काव करते हैं तो एक छोटा सा धुआं सा उठेगा ऊपर, ठीक है। तो इसमें भी ऐसा ही होता है कि जब हम गर्मी के दिनों में आम तौर पर ये चीज़ की जाती है कि रूफ पे पानी डाला जाता है या घर के बाहर का जो आंगन होता है वहाँ पर पानी डाला जाता है, तो जिसके कारण ये जो गर्म हुई हुई छत है, जब पानी का छिड़काव इसके ऊपर होता है तो क्या होता है, ये सडनली जो है वो इवोपरेशन करना स्टार्ट हो जाता है, ठीक वैसे ही लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के कारण। तो जिसके कारण जो हीट है वो वेपोराइजेशन के फॉर्म में चली जाती है, और उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो मौजूद यहाँ पर देख सकते हो, ये पूरा छत में जो मौजूद है, ठीक है, वो एक कूलिंग इफेक्ट का काम करता है जब पानी में छिड़काव होता है, ठीक है।
दूसरा हम देख सकते हैं लिक्विड टेक एसीटोन। यहाँ पर आप देख सकते हो जब नेल पेंट लगाया जाता है, खासकर लड़कियाँ या मम्मी आपके घरों में नेल पेंट को रिमूव करने के लिए एक नेल रिमूवर यूज़ करती है, ठीक है, नेल रिमूवर। तो आप उसको क्या करना, वो 1-2 ड्रॉप उसकी हाथ पे ले लेना, तो थोड़ी टाइम बाद आप देखोगे कुछ ठंडा सा फील हो रहा हो, ठंडा सा फील हो रहा है, क्योंकि ये जो एसीटोन और अल्कोहल है ये वॉलेटाइल लिक्विड होते हैं। मैंने पीछे आपको बताया है कि वॉलेटाइल लिक्विड किनको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसको अपने पाम में डालते हो, अपनी हथेली में, यानी सीधे हाथ पे अगर आप इसको डालते हो या ऊपर से भी डालते हो, तो ये क्या होता है कि ये आपके पाम में जो मौजूद एनर्जी है या इसके सराउंडिंग में जो मौजूद एनर्जी हीट है, उसी हीट को लेकर ये इवोपरेट हो जाते हैं और आपकी स्किन को एक कूलिंग इफेक्ट देते हैं। यहाँ पर अब हम बात करेंगे प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। तो अभी तक हमने देखा कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर द थ्री कॉमन स्टेट ऑफ मैटर, यहाँ तक ठीक था। उसके बाद क्या हुआ कि साइंटिस्ट हैव आल्सो डिस्कवर्ड 2 मोर स्टेट ऑफ मैटर। अब वो कौन से थे? दीज आर प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्लाज्मा क्या है, और प्लाज्मा जानने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि सन ग्लोज, यानी सन चमकता है, सूरज चमकता है दिन के टाइम में, और सितारे या क्या बोलेंगे उनको, तारे, तारे जो है वो चमकते हैं नाइट के टाइम में। तो ये जो सन और स्टार है ये ग्लो क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम, क्योंकि इनके अंदर भरपूर मात्रा में प्लाज्मा होता है, जिसके कारण सन और स्टार जो है वो ग्लो करते हैं। तो प्लाज्मा क्रिएटेड इन स्टार, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टार को बनाने के पीछे प्लाज्मा का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि इनका प्लाज्मा का जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई होता है। सो अगर हम बात करें कि फिर प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, केमिस्ट्री स्टार्ट की थी, तो हमने उस समय पढ़ लिया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयंस, ये सब की डिटेल थ्योरी आपको लिखवा देती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज अ मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एंड आयंस एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लो और शाइन। तो मिक्सचर है, प्लाज्मा एक मिक्सचर है किसका? इलेक्ट्रॉन एंड आयन का। और जो चीज़ें ग्लो करती है या शाइन करती है, जैसे सन एंड स्टार, तो इनके ग्लो और शाइन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जिसके कारण ये चमकते हैं, वो है प्लाज्मा। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो फ्लोरोसेंट ट्यूब, आपने इस तरह की ट्यूब अपने घरों में देखी होगी, और नियॉन साइन, मैं आगे बताती हूँ क्या होते हैं नियॉन साइन, आपने बहुत बड़ी मार्केट में जाकर देखे होंगे। इनको बनाने के लिए भी प्लाज्मा का यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके का देखा होगा आपने, हर एक शॉप के बाहर आजकल तो एक कॉमन सी चीज़ हो गई है, ये प्लाज्मा नियॉन साइन लगा होता है। एक मार्केटिंग का एक अच्छा टूल है कि आपको यहाँ बाहर से ही पता लग जाएगा कि ये जो शॉप है वो पिज़्ज़ा की है। तो नियॉन साइन जो बल्ब है उसके अंदर नियॉन गैस होती है, और फ्लोरोसेंट ट्यूब जो हमने पीछे देखी है उसके अंदर हीलियम गैस भरी जाती है। तो अब ये काम कैसे करता है इसको जान लेते हैं कि ये जो गैस इसमें डाली जाती है ये आयोनाइज्ड होती है। जब इनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज की जाती है, जब स्विच ऑन किया जाता है, तो यहाँ पर ये दिस चार्जिंग अप क्रिएट्स अ प्लाज्मा ग्लोइंग इनटू द बल्ब और ट्यूब। तो यहाँ पर प्लाज्मा को जो है ये इतना चार्ज कर देते हैं, इतना टेम्परेचर उसके अंदर फिल कर देते हैं कि इसके बाद ये जो बल्ब है या फिर वो ट्यूब है वो ग्लो करने लगती है। द प्लाज्मा ग्लोज विद अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द क्लास। तो जिस भी क्लास के अंदर उसको रखोगे, किसको, प्लाज्मा को, तो वो उसी के हिसाब से शाइन करेगा। जैसे यहाँ पर था ना पीछे, एक मैंने आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो कलरफुल लाइट्स दिख रही है। तो प्लाज्मा का कोई इतना कलर नहीं होता है, वो जिस भी ग्लास के अंदर उसको रखा जाए, ठीक वैसे ही जैसे कांच है, कांच के अंदर अगर आप ब्लू वाटर डालो तो वो ब्लू दिखेगा, रेड वाटर डालो तो वो रेड कलर का दिखेगा। तो इसके साथ भी जो फिनोमिना है वो यही है कि आप इसको किसी भी गिलास के अंदर रखोगे तो वो वैसा ही दिखाई देगा। सेकेंड हम बात करते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। तो यहाँ पर द मेन वर्क फॉर द डिस्कवरी ऑफ द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर वॉज डन बाय इंडियन फिजिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस एंड एल्बर्ट
आइंस्टीन। तो ये फिफ्थ मैटर के फिफ्थ स्टेट की जो मुख्य डिस्कवरी थी वो श्री सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन सर ने की थी। ठीक है, इसके कुछ हाईलाइट है कि 1920 में एस एन बोस डिड सम कैलकुलेट फॉर द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, कि 1920 की बात है जब श्री एस एन बोस ने ये मैटर के फिफ्थ स्टेट के ऊपर कुछ कैलकुलेशन की थी, और उन्हीं कैलकुलेशन के ऊपर एल्बर्ट आइंस्टीन सर ने एक प्रेडिक्ट किया था मैटर का जो स्टेट है वो प्रेडिक्ट किया था, और जिसके बाद उनको उस थ्योरी का जो नाम है वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट या फिर BES के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद इनका जो ग्रुप था, इनके साथ जो दूसरे साइंटिस्ट भी थे, इनको इस काम के लिए नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट लेक्चर जो है वो फिनिश होता है। अब इसके अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। आपको इसके मेल जो है इसके नोट्स जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तब तक आप रिवाइज करिए, पढ़िए। मिलूंगी मैं आपको कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।